हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से सारे रूल रेगुलेशन और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। 1 बाय 1 पूरी पढ़ाई आपको आपके घर बैठे मिलेगी। तो ये सारी पढ़ाई अब आपको आपकी शर्तों पर उपलब्ध कराई जाएगी। जैसी पढ़ाई आप चाहते हो बिल्कुल वैसी पढ़ाई अब आपकी क्लासरूम पढ़ाई आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। मतलब ये कि आप क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई कैसी चाहते हो, हर एक टॉपिक आपको समझाया जाए, आपको डेली क्लासेस मिलें, वही तो दे रहा है दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस। तो आप सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने सारे दोस्तों को भी बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी कॉमर्स की पूरी पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़िए। मैंने पहले ही कहा है, लर्न कॉमर्स विद फन। ठीक है, हम एकदम आसानी से जादुई तरीके से आपको कॉमर्स सिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हमने शुरुआत की है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स, आयकर के बारे में ये कहा जाता है कि हर वर्ष रूल एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं। सच्चाई भी है। जब हर वर्ष रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के लिए नया होता है। तो प्यारे बच्चों, आयकर आप ऑफलाइन नेटवर्क में भी या यूँ कह लीजिए क्लासरूम पढ़ाई में भी इसकी बेहतर क्लासेस आपको नहीं मिलती। वो गिने चुने अध्यापक ही होंगे जो आपको एक तरफ से हर एक चीज़ पढ़ाते होंगे और उस चीज़ को पढ़ाने का मैंने एक ज़िम्मा उठाया है कि मैं एक तरफ से आपको इनकम टैक्स पढ़ा के दूंगा। ठीक, वही इनकम टैक्स जिसको पढ़ने के लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। आप CA करने के लिए जाइएगा, MBA में जाइएगा, आगे आप जितने हायर स्टडीज़ में बढ़ते जाइएगा इनकम टैक्स आपको ज़रूर मिलेगा। और यही इनकम टैक्स पढ़ने के लिए, इतना इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आप 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, तब जाके इनकम टैक्स आपको पढ़ाया जाएगा और वो भी ऑनलाइन। वही इनकम टैक्स मैं आपको चंद रुपयों में पढ़ा के दे रहा हूँ, मंथली बेस पर दे रहा हूँ। तो आपके लिए सबसे बेहतर पढ़ाई होगी। आप पूरा पैकेज भी हमसे ले सकते हैं बहुत कम शुल्क में, न्यूनतम। तो आप हमसे पेड क्लास लेना सुनिश्चित करिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को नियमित तौर पर पूरा कर सकता है। 9984358237। चलिए दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति। पहले हम हिंदू अविभाजित परिवार बता लेते हैं। जब हिंदू अविभाजित परिवार आप जान जाइएगा तो उनकी निवासी स्थिति भी समझने में आसानी होगी। और प्यारे दोस्तों, इस पूरी बुक में या कितने भी राइटर की आप बुक उठा लीजिए, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कॉलेजों में चलने वाली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या कानपुर यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रत्येक कॉलेजों में चलने वाली ये बुक है HC मेहरोत्रा की। इसी बुक को हमने आधार माना है और इसी बुक के आधार पर हम इनकम टैक्स के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत होगी हमसे पूछिएगा। रूल पूरी इंडिया में वही होंगे, तो आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, रूल हर जगह मिलेंगे, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के हों, और ये किताब तो वही रहनी है हर यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ हम आते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार एक निवासी कैसे होगा। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि एक व्यक्ति कैसे निवासी होता है। आज आपको जानना है एक हिंदू अविभाजित परिवार कैसे निवासी होगा। तो सबसे पहले ये जानिए हिंदू अविभाजित परिवार होता क्या है। तो ये मेरा अपना मानना है कि यहाँ हिंदुस्तानी परिवार होना चाहिए। ठीक, लेकिन जैसे आप पढ़ते हो ना कि मुस्लिम लॉ बोर्ड, मुस्लिम के अपने एक कानून हैं, वैसे ही हमारे भारत देश में हिंदू का भी अपना एक कानून है। तो हिंदू विधान
द्वारा इस हिंदू अविभाजित परिवार को मान्यता दी जाती है। कैसे? इसकी कहानी ये होती है कि कोई भी परिवार अपने आप को हिंदू अविभाजित परिवार या हिंदू अविभक्त परिवार या हिंदू संयुक्त परिवार के तौर पर रजिस्टर्ड करा सकता है। इसका अभिप्राय ये होगा कि परिवार के जितने सदस्य होंगे अब वो इसके अंग माने जाएंगे। अब उनकी अपनी पहचान ना होगी, वो होंगे अब इस हिंदू अविभाजित परिवार के हिस्से। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर लेकिन ये पुरुष प्रधान होते हैं, याद रखिएगा, ये पुरुष प्रधान होते हैं। मतलब इनकी जितनी, ये भी एक व्यावसायिक संज्ञा में आता है हिंदू अविभाजित परिवार। ये पुरुष प्रधान क्यों होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, गाँवों घरों में देखा होगा, तो अगर किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसकी संपत्ति है, तो उसकी मृत्यु के बाद सीधे उसके पुत्र को ट्रांसफ़र होती है, उसके पुत्र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को ट्रांसफ़र होती है। मतलब ये जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही इनका सदस्य बन जाता है। ठीक है, और मृत्यु के बाद स्वतः ही उनके स्वत्व या अधिकार उनकी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन अब ध्यान देना मेरे सेंटेंस को, अब इसमें बेटियों को भी भागीदारी दी जाने लगी है। तो अगर किसी के पुत्र नहीं हैं तब उसकी बेटियों को भी उसकी संपत्ति दी जाएगी, लेकिन बशर्ते उसके पुत्र ना हों तो अब भी ये पुरुष प्रधान ही है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा हो सकता है, ध्यान देना, बशर्ते वो उस परिवार से जुड़ा हो। तो अगर किसी का विवाह होता है तो विवाह के साथ वो सदस्य भी इस परिवार का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और इसका कर्ता, मुखिया, हेड ऑफ फैमिली, गार्जियन, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। जब उस श्रेष्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो दूसरा अब श्रेष्ठ बचा वो उस परिवार का मुखिया बन जाता है। ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है और पूरे परिवार की आय इकट्ठा होती है और वो एक व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली होता है वो उस पर टैक्स देने के लिए लायबल होता है। और ध्यान रहे, उसके दायित्व तो हमेशा असीमित होते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसकी संपत्तियां तक बेच के उसके दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है। उसे हिंदू अविभाजित परिवार कहते हैं। तो ध्यान देना, हिंदू अविभाजित परिवार मैंने जितना आपको बता दिया उतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो आप हिंदू अविभाजित परिवार जान गए। नाम से ही स्पष्ट था, ऐसा कोई हिंदू परिवार जो बटा ना हो। मतलब इन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत अपने परिवार को रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि हम अब इस परिवार के रूप में रहना चाहते हैं। क्या कोई हिंदू अविभाजित परिवार से अलग भी हो सकता है? बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर वो अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है। वो आंशिक रूप से भी अलग हो सकता है, अपनी संपत्तियों को लेके अलग हो सकता है, और वो परमानेंटली अलग हो सकता है, फिर उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये इतनी बातें होती हैं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए। लेकिन आप ये जानिए कि एक हिंदू अविभाजित परिवार भारत में आय कमा सकता है, भारत के बाहर आय कमा सकता है, दोनों जगह पर आय कमा सकता है, लेकिन वो टैक्स कैसे पे करेगा? मुद्दा ये है, हमें यही पढ़ना। मैंने कल कहा था आपसे कि मैं किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो टैक्स लायबिलिटी पढ़ रहा है तो मैं रेजिडेंस का नियम लगा के उसके किसी भी क्वेश्चन को गलत कर सकता हूँ। मतलब ये पूरे इनकम टैक्स की सोल है, आत्मा है ये लेसन। तो अब आपको गहराई से पढ़ना होगा। अगर आप थोड़ा रिमाइंडर चाहते हो तो 2 मिनट मेरा साथ दीजिए। एक व्यक्ति कैसे निवासी होता है? तो कल मैंने बताया था एक व्यक्ति के लिए निवासी होना। अब अपने दिमाग पे जोर डालिएगा बेटा, और मेरी पहली बात समझ लो, मैं इनकम टैक्स आपको सबसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है, लेकिन तभी जब आप प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन निपटा लें। इनकम टैक्स नियमितता मांगता है। आप नियमित हो जाओ, यकीन मानो आप अपने दिल से ये गवाही आपकी आएगी कि हाँ, मैंने इससे बेहतर पढ़ाई अपने पूरे जीवन में नहीं पढ़ी है। ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। मैंने व्यक्ति के निवास स्थान के लिए आपको क्या बताया था, एक व्यक्ति कैसे निवासी हो सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम 2 आधारभूत शर्तें देखे थे। 2 आधारभूत शर्तों में से अगर किसी एक की पूर्ति की तो वो व्यक्ति निवासी बन गया, और अगर दोनों की पूर्ति की तो किसी एक की पूर्ति की तो निवासी बन गया, और अगर दोनों की पूर्ति नहीं की तो
अनिवासी बनता था। ठीक है, यही पढ़े थे। सबसे पहले व्यक्ति के निवासी होने के लिए हमने दो आधारभूत शर्तें देखी। अगर किसी एक की पूर्ति किया तो निवासी, और अगर दोनों की पूर्ति नहीं किया तो अनिवासी। हमने चार्ट बना के समझाया था। और निवासी होने के बाद श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें थी। अगर दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति की गई तो वो व्यक्ति साधारण निवासी होता। अगर दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति नहीं होती थी तो वो क्या होता था? असाधारण निवासी होता था। जानते हो आप? बिल्कुल अच्छे से जानते हो। मान लिया, फिर शर्तें क्या थी वो हम आपको क्लियर कट पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो तो एक व्यक्ति के लिए था। मतलब अगर किसी व्यक्ति के लिए देखना है निवासी स्थित तो सबसे पहले आप दो आधारभूत शर्तों पे आ जाइएगा। लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कैसे देखेंगे? तो आइए वैसे ही हम एक चार्ट के रूप में पढ़ते हैं कि एक हिंदू अविभाजित परिवार निवासी कैसे होगा। ठीक है, चलिए, एक हिंदू अविभाजित परिवार निवासी कैसे होगा। देखिएगा, हिंदू अविभाजित परिवार HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अविभाजित परिवार निवासी कैसे होते हैं, इसके लिए हम आपको दो, यहाँ पे निवासी स्थित दो ही होती है, या तो वो निवासी होता है रेजिडेंट, और या तो अनिवासी होता है नॉन रेजिडेंट। हम ये आपको क्लियर कर चुके हैं निवासी कितने प्रकार के होते हैं। अगर वो रेजिडेंट होता है तो फिर आगे चल के ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम रूल देखते हैं, क्या देखा जाएगा? प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। प्रबंध एवं नियंत्रण देखा जाता है। व्यक्ति में क्या देखा जाता था? दो आधारभूत शर्तें। और हिंदू अविभाजित परिवार में क्या देखा जाता है? प्रबंध एवं नियंत्रण। यदि किसी परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण चाहे पूर्ण रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में है, पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में है, क्या? प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है, तब वो परिवार भारत में निवासी होगा। अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर है, पूर्ण रूप से भारत के बाहर है, मतलब उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में बिल्कुल भी नहीं है, भारत के बाहर है, तो वो परिवार क्या हो जाएगा? अनिवासी हो जाएगा। कंफर्म? अगर आपको किसी हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थित देखनी है तो सबसे पहले आप किस पे आइए? प्रबंध एवं नियंत्रण पे। अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है तो वो परिवार निवासी होगा, चाहे पूरा प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो, चाहे थोड़ा प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो। मतलब उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में होना चाहिए। अगर उस परिवार का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में है तो वो रेजिडेंट होगा, और अगर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुल्ली आउटसाइड इंडिया, पूरी तरह से भारत के बाहर है, तो अनिवासी होगा। चलिए मान लिया। लेकिन निवासी होने के बाद क्या होगा? निवासी होने के बाद श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें यहाँ भी हैं। श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें, श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें, श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें, श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें। अब ये दो अतिरिक्त शर्तें अगर दोनों की पूर्ति करता है, कौन? ऐसे पढ़िए, श्रेणी आ की दो अतिरिक्त शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं तो वो साधारण निवासी बनता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक, और अगर नहीं पूरी होती हैं तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी बनता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन ये दोनों अतिरिक्त शर्तें कौन पूरी करे? परिवार का कर्ता, मतलब हेड ऑफ फैमिली, गार्जियन ऑफ फैमिली, परिवार का कर्ता स्वयं इन दो अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता हो, इन दो अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता हो, इन दो अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता हो। यदि परिवार का कर्ता स्वयं इन दो अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता है
तो वो परिवार साधारण निवासी होगा। किसी एक या दोनों की पूर्ति नहीं करता तो या परिवार का कर्ता वो नहीं पूरा कर पाता, कोई दूसरा कर पाता है तो पूर्ति नहीं करता है तो असाधारण निवासी कहलाता है। कंफर्म? तो रूल तो इतना ही है, डिस्क्राइब करना होगा। देखिए बेटा, हिंदू अविभाजित परिवार निवासी कैसे होगा? किसी भी परिवार का यदि प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो वो परिवार भारत में निवासी होगा, रेजिडेंट होगा। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल चाहे फुल हो चाहे कुछ परसेंट के तौर पर हो, भारत में होना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा गया पूर्ण या आंशिक। आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा, आधा नहीं, याद रखना। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा। अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरा या थोड़ा भारत में है तो वो परिवार भारत में निवासी होगा। और अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर है तो अनिवासी होगा। कुछ रोचक उदाहरण देना बनता है। मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है राजेंद्र, बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, हम उसी का उदाहरण देते हैं। तो मान लीजिए राजेंद्र तिवारी नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक, और उनके 12 बच्चे हैं। कम तो नहीं है भाई, भारत सरकार बहुत कष्ट में आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि मिस्टर राजेंद्र के 12 बच्चे हैं और अपने 11 बच्चों के साथ राजेंद्र अमेरिका में सेटल्ड है, अमेरिका में रहते हैं। लेकिन उनका कोई एक बच्चा परिवार की संपत्तियों की देखरेख आदि के सिलसिले में भारत में ही रहता है, ठीक। तो मतलब ये निकल के आया कि इनके परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण तो लगभग पूरा अमेरिका में है, लेकिन उस एक बच्चे के यहाँ होने की वजह से उस परिवार से संबंधित नीति और नियम यहाँ भी बनते होंगे। तो जब परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो, चाहे पूरा चाहे थोड़ा, तो वो परिवार भारत में रेजिडेंट कहलाएगा, निवासी कहलाएगा। लेकिन जिस दिन ये अपने उस 12वें बच्चे को भी अमेरिका बुला लेंगे तो इनके परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर हो जाएगा। तब इनका परिवार क्या हो जाएगा? अनिवासी। कंफर्म? तो याद रखना, हिंदू अविभाजित परिवार निवासी कैसे होता है? अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण, यही मेन रूल है, अगर प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत में हो या थोड़ा भारत में हो, पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में हो, तो वो परिवार भारत में निवासी होगा। और अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर हो जाए तो अनिवासी। प्रबंध एवं नियंत्रण कहते किसे हैं? उस परिवार को चलाने संबंधित नीति जहाँ पे बनाई जाती है वहीं पे उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण माना जाता है कि परिवार में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा। उस परिवार को चलाने संबंधित नीति जहाँ पे बनाई जाती है वहीं पे उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण माना जाता है। तो अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत में हो या थोड़ा भी भारत में, मान लीजिए राजेंद्र अपने सारे पुत्रों के साथ भारत में ही सेटल्ड हो जाए तो भी निवासी होगा। तो उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरा या थोड़ा भारत में है तो परिवार निवासी होगा। और अगर उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर है तो अनिवासी होगा। कंफर्म? नॉन रेजिडेंट। और याद रहे, अगर परिवार भारत में निवासी हुआ तो अब हमें देखना होगा साधारण निवासी होगा कि असाधारण निवासी होगा। कंफर्म? हमें ये देखना होगा परिवार भारत में निवासी हुआ मतलब साधारण निवासी या असाधारण निवासी। तो कैसे देखेंगे? श्रेणी या की 2 अतिरिक्त शर्तें। अब ये 2 अतिरिक्त शर्तें क्या हैं? 2 अतिरिक्त शर्तों में है पहली अतिरिक्त शर्त, याद रखिएगा, कल हमने लिखा था कि वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। क्या? वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष, ठीक है, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व
के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी के रूप में भारत में रहा हो, निवासी के रूप में भारत में रहा हो, ये पहली अतिरिक्त शर्त है। वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। दूसरा, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, या उससे अधिक भारत में रहा हो। कंफर्म? तो ये 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। अब गत वर्ष आपका क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 से, ये आपको याद रखना है, मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई है, 31 मार्च 2020। वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, तो इसकी बात नहीं करेंगे, इसके पीछे के 10 वर्ष, मतलब कौन? 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और पीछे के कितने वर्ष? 10 वर्ष। तो वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्ष निवासी बन के रहा हो, लेकिन कौन? स्वयं परिवार का मुखिया। मतलब यहाँ हमने किसका उदाहरण माना है? मिस्टर राजेंद्र का। तो मिस्टर राजेंद्र अगर खुद भारत में आके पिछले 10 वर्षों में से, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से किसी भी 2 वर्ष भारत में रेजिडेंट बन के रहते हैं। अब रेजिडेंट कैसे होंगे? रेजिडेंट होने के लिए वही शर्तें हैं जो आपने व्यक्ति के लिए पढ़ा था। कौन कौन सी? कि गत वर्ष में कम से कम भारत में कुल मिला के 182 दिन रहा हो। दूसरी, गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है? तो अगर परिवार का मुखिया स्वयं, श्रेणी आ की 2 अतिरिक्त शर्तों में की पूर्ति करता है, परिवार का कर्ता स्वयं इन 2 अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता है, तो परिवार साधारण निवासी होगा। कंफर्म? अगर परिवार का कर्ता स्वयं इन 2 अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करता है तो परिवार साधारण निवासी होगा। लेकिन वो 2 अतिरिक्त शर्तें क्या हैं? पहली, वह व्यक्ति, मतलब कौन? परिवार का कर्ता, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी बन के रहा हो। और दूसरी, वह व्यक्ति, मतलब कौन? परिवार का कर्ता, यदि परिवार का कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन, इसके पीछे के 7 साल, 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, तब ये दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी हो जाएंगी। और जब दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी हो जाएंगी परिवार के मुखिया द्वारा, गार्जियन द्वारा, तो वो परिवार ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, नहीं तो वो परिवार क्या हो जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो पूरा नियम क्या बना? कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार भारत में निवासी होगा बशर्ते उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से या आंशिक रूप से भारत में हो। ठीक? अगर उस परिवार का पूरा प्रबंध एवं नियंत्रण भारत के बाहर हो गया तो फिर वो परिवार क्या हो जाएगा? अनिवासी हो जाएगा। ठीक है बेटा, मान लो यही क्वेश्चन में आ जाए कि निवासी स्थिति से आप क्या समझते हैं? तो कल मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर उसकी निवासी स्थिति तय नहीं होती, बल्कि भारत में रहने के आधार पर उसकी निवासी स्थिति तय होती है। आप कहीं के भी नागरिक हो, डजन मैटर, अगर आप भारत में आके रहते हो तो आप भारत में निवासी हो सकते हो। ठीक है, आपको ये इतना याद होगा। अब मुद्दा ये बना निवासी कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था या तो वो निवासी होगा या अनिवासी होगा। अगर निवासी होगा तो साधारण निवासी होगा, असाधारण निवासी होगा। तो कैसे आप इसको डिस्क्राइब करिएगा? तो मान लीजिए हिंदू अविभाजित परिवार का लिखने जा रहे हो तो लिखिएगा हिंदू अविभाजित परिवार, थोड़ा सा बता दीजिएगा हिंदू अविभाजित परिवार कहते किसे हैं। फिर हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति, तो वहाँ आप बताइएगा यदि परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से या आंशिक रूप से भारत में है तो उस परिवार को भारत में निवासी माना जाएगा। अनिवासी परिवार कौन होता है? यदि परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर है तो फिर वो परिवार भारत में क्या हो जाएगा? अनिवासी हो जाएगा। कंफर्म?
चलिए मान लिया। आगे बढ़ गए, अगर परिवार निवासी हुआ तो उस परिवार के मुखिया द्वारा श्रेणी या की 2 अतिरिक्त शर्तें स्वयं पूरी की जाएं। पहली अतिरिक्त शर्त क्या है? वह मुखिया स्वयं गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी बन के रहा हो। दूसरी, वह मुखिया स्वयं गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। अगर ये दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी की जाती हैं तो ये कहा जाएगा कि वो परिवार भारत में साधारण निवासी होगा, अन्यथा असाधारण निवासी होगा। लेकिन याद रखना, मैंने यहाँ पे ये कहा शर्त में लिखा कि वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी। अब जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, 2 साल में 730 दिन, तो दोनों एक ही बनती हैं। नहीं बेटा, निवासी होने के लिए ये कहा गया 182 दिन हो जाए आप निवासी हो गए, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि अगर 182 नहीं पूरा होता तो 1 साल में 60 दिन, उसके पीछे के 4 वर्षों में 365 दिन पूरे हो गए तो निवासी हो गए, ठीक है। तो 730 अलग क्राइटेरिया है और ये निवासी होना अलग है, ठीक है। तो वो आप क्लियरली पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा मेंशन कर दिया, याद रहेगा। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति आप जान गए। श्योर है एग्जाम में मिलेगा, ये मान के चलिए। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा विभिन्न करदाताओं का निवास स्थान बताइए। तो जैसे ही कहा जाए विभिन्न करदाताओं का निवास स्थान बताइए, मतलब क्वेश्चन में आपको सबकी निवासी स्थिति बतानी होगी, व्यक्ति की, हिंदू अविभाजित परिवार की, फर्म की, कंपनी की, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के समूह, कृत्रिम न्यायिक संस्था और स्थानीय सत्ता की भी। तो चलिए हम फर्म की निवासी स्थिति पे चलते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटे मिनट जी, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फर्म की निवासी स्थिति पे चलते हैं। एक फर्म निवासी कैसे होगी? ध्यान देना, कर दायित्व के लिए निवासी स्थिति परम आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का कर दायित्व निकालना है तो उसका निवासी स्थिति निर्धारण करना आवश्यक है। इसी क्रम में आइए हम सीखते हैं फर्म की निवासीय स्थिति। फर्म मतलब एक फर्म कैसे निवासी हो सकती है, तो इसके लिए भी रूल है। फर्म के लिए फर्म कैसे निवासी हो सकती है, तो फर्म के लिए भी आप देखेंगे प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। मैंने आपको व्यक्ति के लिए बता दिया, तो व्यक्ति के लिए आपने क्या देखा था? 2 आधारभूत शर्तें, 2 बेस कंडीशन। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए क्या देखा था? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बिल्कुल वैसा आप फर्म के लिए भी देखेंगे, प्रबंध एवं नियंत्रण। लेकिन ये रेजिडेंट कब होंगे? या तो निवासी होगा और या तो अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन एक फर्म निवासी कब होती है? यदि उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण एवं आंशिक, चाहे जो हो, चाहे पूरा हो चाहे थोड़ा हो, यदि उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण एवं आंशिक रूप से भारत में है, ठीक है, आंशिक रूप से भारत में है, तो वो फर्म भारत में निवासी कही जाएगी। मतलब चाहे पूरा प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो चाहे थोड़ा हो, बशर्ते बस उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में होना चाहिए। अगर उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है तो वो फर्म भारत में निवासी कही जाएगी। और अगर उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर है, तब पूर्ण रूप से भारत के बाहर है
उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर है। तो अगर मतलब उसका 1% हिस्सा भारत में नहीं है, तब वो फर्म सीधे क्या हो जाती है, अनिवासी हो जाती है, नॉन रेजिडेंट हो जाती है। ठीक है। और ध्यान रहे, फर्में रेजिडेंट होने के बाद सीधे ऑर्डिनरी रेजिडेंट कही जाती हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कही जाती हैं। कोई शर्त नहीं देखी जाएगी, कोई शर्त नहीं देखी जाएगी। चाहे तो आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हो। फर्में रेजिडेंट होने के बाद सीधे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक फर्म कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती। तो जैसे ही वो रेजिडेंट हुए तुरंत आप उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे, बिना किसी शर्त के। कोई शर्त नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बिना किसी शर्त के। फर्म जैसे रेजिडेंट हुई तुरंत हम उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्में नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती। ठीक है। तो ध्यान देना, एक फर्म निवासी कब होगी? अगर उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है, चाहे पूरा प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो, चाहे थोड़ा, मतलब वो बिजनेस रन कहाँ कर रही है इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में हो, थोड़ा ही हो चलेगा। मतलब प्रबंध एवं नियंत्रण कहते क्या हैं इससे यहाँ पे? तो प्रबंध एवं नियंत्रण का अभिप्राय है फर्म में क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इस बात का निर्धारण भारत से भी होता हो। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ भारत से भी होता हो, मतलब कहीं और हो चलेगा, लेकिन थोड़ा हिस्सा भारत में भी हो, पूरा भारत में हो सकता है। तो अगर उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, फुल्ली और पार्शियली, पूरा या थोड़ा भारत में है, तो वो फर्म भारत में निवासी होगी, रेजिडेंट होगी। और अगर उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर हुआ तो तब फिर वो फर्म भारत में क्या हो जाएगी, अनिवासी हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई फर्म भारत में निवासी हुई, ध्यान देना, अगर कोई फर्म भारत में निवासी हुई तो फिर वो सीधे साधारण निवासी होती है। क्यों? क्योंकि फर्में कभी भी अनिवासी नहीं होती। ठीक, असाधारण निवासी नहीं होती, क्योंकि फर्में कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती। तो फर्म जैसे ही निवासी बनेगी तुरंत उसे हम क्या बोल देंगे, साधारण निवासी बोल देंगे। मतलब इनके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जैसे ही फर्म निवासी बनी तुरंत वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कही जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्में नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते, कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। तो फर्में कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती। क्लियर? और इनके लिए जैसे ही वो निवासी बने तुरंत हम उन्हें क्या कह देंगे, बिना किसी शर्त के साधारण निवासी कह देंगे। क्लियर? तो अगर किसी फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से या थोड़ा सा भी भारत में है तो वो फर्म भारत में निवासी होगी। और अगर उस फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर है, ठीक, मतलब थोड़ा हिस्सा भी उसका भारत में नहीं है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुल्ली आउटसाइड इंडिया, तब वो क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, अनिवासी। और अगर फर्म रेजिडेंट हुई तो तुरंत वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है, साधारण निवासी होती है। क्यों? क्योंकि फर्में कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती। ठीक है? क्योंकि फर्में कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती, याद रहेगा। क्लियर? चलिए अब हम आपके लिए कुछ विशेष बातों का संग्रह लेके आए हैं। आपको 8 की निवासी स्थिति पढ़नी है। किसकी किसकी? व्यक्ति की, हिंदू अविभाजित परिवार की, फर्म की, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह, कृत्रिम न्यायिक संस्था, स्थानीय सत्ता, सबकी आपको पढ़ना है, मान लिया। लेकिन आपको व्यक्ति की निवासी स्थिति हम पढ़ा चुके 2 आधारभूत शर्तों के आधार पे, फर्म की निवासी स्थिति पढ़ा चुके प्रबंध एवं नियंत्रण के आधार पे, हिंदू अविभाजित परिवार की हम निवासी स्थिति बता चुके प्रबंध एवं नियंत्रण के आधार पे। तो नोट, जो फर्म की निवासी स्थिति है बिल्कुल वैसे व्यक्तियों के संघ,
व्यक्तियों के समूह, कृत्रिम न्यायिक संस्था, स्थानीय सत्ता। कितने? 4। कौन कौन से? व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन एंड लोकेलिटी। 4 कौन कौन से? व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह, कृत्रिम न्यायिक संस्था और स्थानीय सत्ता। इन चारों के लिए भी वही रूल लागू होंगे जो फर्म के लिए लागू हैं। तो बस ऊपर हेडिंग बदलती जाएगी, जहाँ फर्म लिखे हैं वहाँ लिख देंगे व्यक्तियों का संघ, और उसके लिए रूल क्या हो जाएगा? प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है तो निवासी, चाहे पूरा हो चाहे थोड़ा हो, भारत के बाहर हो तो अनिवासी, निवासी होने के बाद सीधे साधारण निवासी, क्योंकि ये असाधारण निवासी नहीं होते हैं। तो मतलब अब आपको कितने का पढ़ लिया? 7 का। तो जो फर्म का नियम होगा वही व्यक्तियों का संघ। नोट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन एंड लोकेलिटी, सबके लिए सेम रूल फॉलो, सेम रूल फॉलो एज वेल एज फर्म, एज वेल एज फर्म। मतलब जो फर्म के लिए रूल हैं वही उनके भी रूल होंगे। एक कंपनी की निवासी स्थिति जानते हैं, ध्यान देना। एक कंपनी कैसे निवासी स्थिति में, एक कंपनी कैसे निवासी होती है? कंपनी, तो कंपनी के लिए सबसे पहला यहाँ देखा जाता है यदि वह भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी है, ठीक, एन इंडियन कंपनी। अगर वो भारतीय कंपनी है तो रेजिडेंट होगी, ठीक है। नॉन रेजिडेंट, अगर वो इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट होगी, ये श्योर है। फिर आगे आते हैं दूसरा, यदि उसका प्रभावी यदि प्रभावी, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, प्रभावी प्रबंध एवं नियंत्रण, प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है, प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है, यदि उसका प्रभावी प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इफेक्टिव रूप से इंडिया में है, भारत में है, तब भी वो निवासी हो जाएगी। कंफर्म। तो अगर वह विदेशी कंपनी है, यदि वह विदेशी कंपनी है, यदि वह विदेशी कंपनी है, फॉरेनर कंपनी, तो यदि वह विदेशी कंपनी है तो उसका अनिवासी होना है, ठीक है। अगर वो विदेशी कंपनी है तो वह भारत में निवासी नहीं हो सकती। दूसरा, यदि उसका प्रभावपूर्ण नियंत्रण या प्रभावी नियंत्रण भारत के बाहर है, प्रभावी नियंत्रण भारत के बाहर है, यदि उसका प्रभावी नियंत्रण भारत के बाहर है तो वो फर्म क्या हो जाएगी? अनिवासी हो जाएगी। और याद रहे, अगर वो कंपनी क्या हो जाएगी? अनिवासी। और कंपनी के लिए भी सेम रूल हैं, मतलब एक कंपनी निवासी होने के बाद सीधे ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है, कोई शर्त नहीं देखी जाएगी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के, ठीक। अगर कंपनी निवासी हुई तो तुरंत वो क्या बन जाएगी? साधारण निवासी। क्यों? क्योंकि कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कभी नहीं होते, कभी नहीं होती, ठीक है, कभी नहीं होती। याद रखना दोस्तों, हमने नियम आपको क्या बताया?
एक तरफ से आप एक एक नियम याद रखिए। मैंने बताया कंपनी, एक कंपनी निवासी कब बनेगी? यदि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आप ऐसा कह लीजिए इनकॉर्पोरेशन, तो जब कोई कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, दोनों में से किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो इंडिया में, तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट होगी। लेकिन यहाँ कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। क्या? वो कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, बिजनेस इंडिया में करे या ना करे, उसका बिजनेस कहाँ चल रहा है इससे मतलब नहीं है, वो रजिस्टर्ड किस एक्ट के तहत है इससे मतलब होना चाहिए। जैसे सैमसंग वगैरह हैं, ये भारत में कंपनियां काम कर रही हैं लेकिन भारतीय कंपनियां नहीं हैं, तो मतलब ये है कि उनका व्यापार कहाँ चल रहा है इससे मतलब नहीं है, किस देश में उनका व्यापार ऑर्गेनाइज हो रहा है इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है वो रजिस्टर्ड इंडिया में होनी चाहिए। तो अगर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब वो इंडियन कंपनी कहलाएगी और रेजिडेंट होगी। कंफर्म? मान लीजिए वो फॉरेनर कंपनी है, तो क्या वो भारत में रेजिडेंट हो ही नहीं सकती? वो भी हो सकता है अगर उनका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भारत में हो। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में क्या कहा गया है कि ऐसा प्रभावपूर्ण नियंत्रण जो उनके नियमों को या निर्णयों को बदलने की पावर रखता हो। तो लगभग ये 100% के बराबर कहा जाता है। मतलब पहले तो यही कहा जाता था कि 100% के बराबर, अगर उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत में हो तो वो निवासी होगा। लेकिन अब कह दिया गया है पूरा ना भी हो चलेगा, लेकिन वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो पहले ये नियम था कि यदि कोई भारतीय कंपनी हो तो निवासी, और अगर कोई बाहरी कंपनी भी हो उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत में हो, 100%, पार्शली नहीं कहा, फुली, तो अगर उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत में हो तो वो निवासी कहलाएंगी। कंफर्म? लेकिन अब ये कहा गया है कि यदि कोई भारतीय कंपनी है तब तो वो निवासी है, और यदि कोई विदेशी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, उसका प्रबंध एवं नियंत्रण, प्रभावपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है, मतलब जो उस कंपनी में होने वाले निर्णयों को बदलने की पावर रखते हों, या क्या निर्णय लिया जाए, कैसे निर्णय लिया जाए, वो भारत में होता हो, तब उसका प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारत में माना जाता है। लगभग 100% के बराबर होगा, तब उसे भारत में निवासी कहा जाएगा। तो भारत में नॉन रेजिडेंट कौन होंगे? अगर कोई विदेशी कंपनी है जो फॉरेन रूल एंड रेगुलेशन के तहत काम करते हैं, इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें अनिवासी कहा जाएगा। और जिनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भारत के बाहर है, इफ़ेक्टिव है, थोड़ा भी भारत के बाहर इफ़ेक्टिव हो गया चलेगा, तो फिर वो क्या हो गए? नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। कंफर्म? याद रखना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बिजनेस कहाँ करती है इससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी का बिजनेस चल कहाँ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। अगर उसका रजिस्ट्रेशन भारत में है तो कंपनी भारत में निवासी होगी। कंफर्म? तो कोई भी कंपनी यदि उसका रजिस्ट्रेशन भारत में है, यदि वह भारतीय कंपनी है तो निवासी होगी। कंफर्म? यदि वह भारतीय कंपनी है तो निवासी होगी। अगर उसका प्रभावी प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में है तो निवासी होगी। अगर वो फॉरेनर कंपनी है तो अनिवासी। अगर उसका प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारत के बाहर हुआ और तब वो क्या हो जाएगी? अनिवासी हो जाएगी। और कंपनी निवासी होने के बाद सीधे साधारण निवासी होती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है। ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कभी नहीं होते। याद रखिएगा, कंपनी रन कहाँ हो रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और एक विशेष बात
धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत, धारा 6 की उपधारा 5 में ये कहा है, अगर आप किसी एक शीर्षक के लिए भारत में निवासी हो तो फिर किसी अन्य शीर्षक के लिए आप भारत में निवासी हो या ना हो चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर सभी शीर्षकों के लिए भारत में आपको निवासी माना जाएगा। जैसे अक्षय कुमार कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी विदेशों में हो, उसके लिए वो अनिवासी बनते हों, लेकिन भारत में रहने के आधार पर व्यक्ति करदाता के लिए निवासी बनते हों, तो उन्हें हमेशा के लिए भारत में निवासी ही माना जाएगा उस वर्ष के लिए, ठीक है, और सभी शीर्षकों के लिए निवासी माना जाएगा। तो अगर आप किसी एक शीर्षक के लिए निवासी बनते हो तो भी भारत में आपको निवासी ही माना जाएगा, ठीक है। तो जब ये सारे रूल्स लग जाएंगे तो आपको एक तरफ से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने बन जाएंगे वो क्लियरली हो जाने के बाद आपको प्रैक्टिस सॉल्व करनी होगी, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखना क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो आ सकता है एग्ज़ाम में निवासीय स्थित या निवासीय स्थित विभिन्न करदाताओं की बताइए, तो आप व्यक्ति की निवासीय स्थित बताएंगे, हिंदू अविभाजित परिवार की, फर्म की, कंपनी की, और नोट लगा के लिखेंगे व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के समूह, कृत्रिम न्यायिक संस्था और स्थानीय सत्ता के लिए सेम रूल फॉलो किए जाते हैं जो फर्म के लिए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, रेगुलर क्लास ही इनकम टैक्स का सबसे बड़ा वरदान है। तो अगर आप हमसे रेगुलर क्लास चाहते हो या पूरी क्लास चाहते हो इनकम टैक्स की, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।